Recording is on. कल हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किए थे। थोड़ा सा डिफाइन करो कंपोनेंट्स को। कोई क्या था कंपोनेंट? अगर प्रॉपर डिफिनेशन नहीं दे सकते तो मुझे समझा दो और बाद में उसको डिफाइन कर लेना। डिफाइन खुद से कर सकते हो। क्या था कंपोनेंट? वैसे कंपोनेंट हम लोग रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। किसी भी मशीन या किसी लैपटॉप का ही अगर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो तो उसे तो कंपोनेंट बोलते हैं ना। तोड़ दो, दो चार टुकड़े जो बनेंगे उस टुकड़े को ही तो कंपोनेंट बोलते हैं, है नहीं? डिफिनेशंस कैसे दिए थे इसको? रिएक्ट में जो कंपोनेंट था वो उस कंपोनेंट का क्या मीनिंग था? वैसे तो सिंपल अगर वर्ड में समझे तो वहां पे भी वही रिएक्ट का टुकड़ा ही होने वाला, अभी तोड़ ही तो रहे थे। बट क्या था कंपोनेंट? डिफाइन किए हुए थे। वहीं पे क्लास खत्म हुआ था कल। कंपोनेंट पे ही हुआ था ना खत्म। तो वहीं से शुरू करते हैं। क्या था कंपोनेंट? डिफाइन करो थोड़ा सा, बताओ। नहीं नहीं नहीं, कुछ और बताए थे ऑनलाइन में। बताओ कोई, क्या था कंपोनेंट का डिफिनेशंस? HTML कंटेंट रिटर्न करना था, HTML एलिमेंट्स बोल दो, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या था? कंपोनेंट्स एक फंक्शंस या क्लासेस हो सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके के कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं, या तो फंक्शनल कंपोनेंट होता है या क्लास कंपोनेंट। कंपोनेंट रिएक्ट में फंक्शंस या क्लासेस हो सकते हैं जो फाइनली रिटर्न्स क्या करेगा? HTML एलिमेंट्स को। HTML रिटर्न करता था। जो हम फंक्शंस बनाए थे कल, वो रिटर्न क्या करता था? HTML। तो जब उस फंक्शंस को कॉल करते तो वो क्या करता था? कोई ना कोई HTML एलिमेंट्स को रिटर्न करता था। फायदा क्या था उसको बनाने से? उसको बना के फायदा क्या था? क्यों बना रहे थे? जिस पार्ट को यूज करना चाहेंगे उसी पार्ट को यूज करेंगे, और अलग अलग पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो मैनेजमेंट आसान हो जाता है। अगर कोई चीज मुझे रिप्लेस करना होता तो सिर्फ उसी पार्ट को रिप्लेस करते हैं ना। डिपेंडेंसी कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जैसे बाइक ही यूज करते हैं तो बाइक में अलग अलग कंपोनेंट्स यूज करते हैं। कोई पार्ट में अगर इशू आता है तो सिर्फ उसी को चेंज करते हैं कि पूरा बाइक ही बदल देते हैं, सिर्फ उसी पार्ट को ना। तो सिर्फ पार्ट को चेंज करना आसान होगा या पूरे बाइक को चेंज करना? पार्ट को चेंज करना आसान होगा। मान लो थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज करना तो पर्टिकुलर उस पार्ट में जाके चेंज करेंगे। तो कंपोनेंट्स के थ्रू मैनेज करना आसान हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, इतना सारा कंपोनेंट है, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद तो अच्छा ही लगता है, बस ऐड करेंगे तो वो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी कंपोनेंट कहाँ रखे नहीं रखे, या कोई और बना रखा है तो उसका कंपोनेंट किस तरीके से है समझना पड़ेगा। जैसे बाइक के मैकेनिक के पास जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि बाइक का मैकेनिक ऐसा बोलता है कि सिर्फ मैं हीरो के बाइक को ठीक करूंगा या सिर्फ TVS के बाइक को ठीक करूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, वो तो बोलता है कोई भी लेके आ जाओ, स्कूटरी भी लेके आओ उसको भी ठीक करेंगे, भले ही बाइक का हम इंजन मैकेनिक है। करता है ना? क्यों? सबका कंपोनेंट तो लगभग सिमिलर ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंसेज रहता है नहीं। और एक पे अगर हम काम कर ले तो किसी का भी देख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी है। जो भी हम एप्लीकेशंस बनाएंगे तो अपने पूरे प्रोजेक्ट्स को, मतलब जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट होने वाला है या कोई वेबसाइट है, उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर सिंपल कंपोनेंट्स अभी देखें तो हेडर पार्ट्स को एक अलग बना सकते हैं क्या? हाँ, उसमें भी और कंपोनेंट्स हम तोड़ सकते हैं कि लोगों के लिए अलग बना लो, नेविगेशन के लिए अलग बना लो, सर्चिंग के लिए अलग बना लो, तोड़ सकते हैं। बट अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है किसी किसी वेबसाइट में स्लाइड बार हो, वो भी लगा सकते, इसको अलग कंपोनेंट में तोड़ देंगे। बाद में जो मेरा फाइनल वेबसाइट बनेगा उसमें सबको एक साथ मर्ज करके दे देंगे। मर्ज करने के लिए धीरे धीरे सीखेंगे, पहले तोड़ने के लिए सीखते हैं। या एक ही पेज पे सब बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, और ठीक करने जाएंगे तो हम खुद फंसेंगे कि कौन सा कोड कहाँ था। प्रॉब्लम होगा ना? बिल्कुल होगा। जैसे सपोज करो कोई कंटेंट हम लोग रिटर्न कर रहे थे यहाँ पे, तो कंटेंट्स यहाँ पे दे रहे थे, वो कंटेंट जितना चाहिए रिपीट कर ले।
जैसे कार्ड्स बनाए तो एक कार्ड्स हम कंपोनेंट बना लेंगे, उसको रिपीट करवा देंगे। तो कंपोनेंट्स में तोड़ना हमारे लिए अच्छी बात, उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो कंपोनेंट हम समझे थे, और जो कंपोनेंट समझ रहे थे, तो कंपोनेंट्स में हम बताए कि कंपोनेंट्स हम लोग रिएक्ट में दो तरीके का यूज करते हैं, एक क्लास और एक फंक्शनल कंपोनेंट। और कुछ डिफरेंस नहीं है, सिंपल समझना है। अगर कंपोनेंट हम लोग फंक्शंस की हेल्प से बनाते हैं तो फंक्शनल कंपोनेंट होता है, और क्लास की हेल्प से बनाते हैं तो क्लास कंपोनेंट होता है, सिंपल है। ठीक है। और जो जो जावा पढ़ा है उसको जावा का हम कुछ पूछना चाहेंगे। अगर किसी क्लास को कोई प्रॉपर्टी चाहिए होता था तो कैसे लेता था? वो अपने पिताजी को याद करता था, अपने पेरेंट्स को याद करता था, और जैसा उसका पेरेंट होता था वैसा ही प्रॉपर्टी मिलता था, है नहीं? एक्सेप्शन बनाना था वही काम किए थे, थ्रेड बनाना था वही काम करते थे, किसी भी तरीके से बस उसके पेरेंट्स को याद है। ऐसे ही सर्वलेट में भी हुआ था, बस पेरेंट बताते थे और सारा प्रॉपर्टी उसको मिल जाता था। ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिएक्ट में भी है। और रिएक्ट में भी अगर हम लोग क्लास कंपोनेंट यूज करते हैं, तो कोई क्लास को कंपोनेंट कैसे बनाना है, तो पहली बात तो क्लास होनी चाहिए हमारे पास। जैसे फंक्शन तो बनाना आसान था, और फंक्शनल कंपोनेंट ही रियल टाइम में यूज होता है, तो हम लोग उसी को सीखेंगे। बट क्लास कंपोनेंट भी होता है, तो हो सकता है कि हम जब कंपनी में वर्क करने जाए तो मुझे पुराने प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना पड़े, बिकॉज पुराने टाइम्स में क्लास कंपोनेंट ही यूज होता था। तो देखो, एकदम से हम किसी, ऐसा नहीं है कि कोई वेबसाइट हम किसी टेक्नोलॉजी पे बना लिए और अब वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता है तो हम उसको छोड़ के फिर से नया बना ले। कॉस्ट लगता है उसमें, लगेगा ना, फिर से नहीं बना देते हैं एकदम से। और बहुत बड़ा वेबसाइट है तो टाइम लगेगा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले क्लास कंपोनेंट पे क्रिएट हो चुके हैं, हालांकि इसका बहुत कम चांसेस है, 10% चांसेस हो सकता है कि मिल जाए इसे। बट अगर मिल गया तो वो भी तो समझ में आना चाहिए ना, कि हम बोलेंगे नहीं मुझे फंक्शनल पे ही काम करना है, क्लास नहीं आता। कुछ खास डिफरेंस नहीं है तो क्यों ना देख लिया जाए, है नहीं? देख लेते हैं। तो जैसे जावा में होता था कि किसी को कुछ बनाना होता था तो पेरेंट्स का याद दिलाते, सेम यहाँ पे भी होता, और यहाँ पे भी पेरेंट्स सेम तरीके से ही करते हैं। एक्सटेंड कीवर्ड था, सेम ही था, तो यहाँ पर भी पेरेंट बनाए। तो अगर किसी क्लास को कंपोनेंट क्लास बनानी है तो बहुत आसान है, क्या करोगे, उसके उसके पेरेंट को याद दिलाओ। और रिएक्ट लाइब्रेरी में एक कंपोनेंट नाम से क्लास है, बस उसको पेरेंट बता दो, वो क्लास कंपोनेंट क्लास बन गया। ठीक है, तो बना ले। तो हम देखना चाहते हैं इस क्लास कंपोनेंट, तो प्रोजेक्ट तो क्रिएट करना होगा, यहाँ से क्रिएट करेंगे नहीं, अब तो आएंगे हम लोग यहीं पे। और क्रिएट करने के लिए बताए थे npm create @latest, या वर्जन दे दोगे तो हो जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा अब हमसे, तो इसको बताते हैं कि इस बार हम क्लास कंपोनेंट यूज करना चाहते हैं। कौन सा? क्लास कंपोनेंट डेमो। आगे इसके अंदर में npm इंस्टॉल्ड, कि मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर दो। तो इतना फास्ट हो जा रहा है, सुबह से तुम लोग को लग रहा होगा कि बहुत स्लो होता है, बट हम बोल रहे हैं बहुत फास्ट हो जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम बाइट को यूज कर रहे हैं। कोई नहीं, हो सकता है कि आज के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम किसी और तरीके से अभी रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। और अगर तुम लोग का सिस्टम थोड़ा सा भी स्लो हुआ ना, तो तुम लोग एक चाय पी के तो आ सकते हो, कम से कम चाय पी के तो आ सकते हो। और थोड़ा सा स्लो अगर और हो गया तो नाश्ता भी करके आ सकते हो, तब तक मैं वो बना के रखेगा। ठीक है, तो कितना स्लो हो देख लेना, फिर जो हम दूसरा तरीका बताएंगे। तो बाइट्स को यूज करना पसंद करेंगे। हो चुका है, तो अगर इसको रन करना तो npm run dev स्टार्ट हो जाएगा। इस लोकेशंस पे अगर हम चले तो मुझे मेरा प्रोजेक्ट मिलेगा। फिलहाल तो हर बार ऐसा ही आता था, आ चुका है इस बार भी। और हम बोलते हैं चलो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर में, ये रहा क्लास कंपोनेंट, src के अंदर में एक कंपोनेंट फोल्डर बना लेते हैं। और इसी के अंदर में बनाते थे
कल हम लोग वेलकम कंपोनेंट बनाए थे, आज भी बना लेते हैं, लेकिन कल फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू देखे थे, आज क्लास कंपोनेंट के थ्रू देखे। तो वेलकम बनाना है तो बोले थे स्टैंडर्ड फॉलो करना है कि कैपिटल लेटर से लिखना जब भी कंपोनेंट बनाओगे। ये एक स्टैंडर्ड फॉलो करना, मैंडेटरी नहीं है, बस एक स्टैंडर्ड है तो फॉलो कर देते हैं। क्या स्मॉल से लिखेंगे तो नहीं होगा? हाँ होगा, और जब भी हम बोल रहे हैं मैंडेटरी नहीं तो हो सकता है, बट स्टैंडर्ड फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हें खुद का कोड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी और का मिलेगा, उसको पढ़ना है। तो हम भी वही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे जो वो किया है, तभी तो समझने में आसान होगा। तो वेलकम लिख देते हैं, और एक्सटेंशन क्या देते थे? जेएस। जेएस जेएस समझ तो आ रहा होगा क्या होता है ये? किसका फोन आवाज कर रहा है? उसको साइलेंट कर दो तो। फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए क्या किए थे हम लोग? एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, लेकिन आज मुझे क्या करना है? क्लास कंपोनेंट बनानी है। तो एक क्लास बना लेते हैं, सिंपल है। कैसे बनाएंगे क्लास? तो क्लास कीवर्ड था हमारे पास, क्लास कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं। नाम वही देंगे जो हम लोग अपने कंपोनेंट का देना चाह रहे थे, तो वेलकम दे दिए, ठीक है। और क्लास बनाने के लिए स्कोप कुछ इस प्रकार से बनाते थे। कोई प्रॉब्लम? ये तो नॉर्मल क्लास बना ना जेएस का। क्या ये नॉर्मल क्लास है? नॉर्मली नहीं बनाना, इसको कंपोनेंट क्लास बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? इसके पेरेंट को याद दिलाते हैं, और जेएस में पेरेंट कैसे बताते थे? एक्सटेंड कीवर्ड के साथ। यहाँ पर भी बताते हैं एक्सटेंड कीवर्ड के साथ, ठीक है। किसको बताना है? तो कंपोनेंट नाम से एक क्लास है रिएक्ट पैकेज के अंदर, ये रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर में, तो उसको यूज कर लेते हैं। तो पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, है या नहीं? इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लेते हैं पहले रिएक्ट को। इंपोर्ट हो चुका है, और हम बोलते हैं कि ये जो रिएक्ट इंपोर्ट किया है, इसके अंदर में एक कंपोनेंट क्लास है, उसको पेरेंट आप बना। समझ आ गया? या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या दूसरा तरीका भी है हमारे पास, डायरेक्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर ले। और डायरेक्ट अगर कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है तो कैसे करोगे? अगर डायरेक्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है तो कैसे करोगे? एक मिनट, इंपोर्ट से बताए थे करने के लिए कर्ली ब्रैकेट से, याद है कि अगर इंटरनल चाइल्ड को एक्सेस करना है तो कंपोनेंट को कर्ली ब्रैकेट से कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। सेम ही हुआ ना, पहले रिएक्ट को कर लिए थे, यहाँ रिएक्ट डॉट कॉल किए थे ऑब्जेक्ट के थ्रू, और अभी नॉर्मल कर लिए। ये दोनों तरीका हम लोग समझ चुके हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कौन सा बेटर लग रहा है? जो लगे तुम लोग सेलेक्ट कर लेना, हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया जो बन चुका है। ये तो क्लास बन गया, बट कंपोनेंट हम लोग किसको बोलते थे? कंपोनेंट किसको बोलते थे? जो रिटर्न एचटीएमएल एलिमेंट्स करता था। ये रिटर्न कैसे करेगा? क्लास रिटर्न कहाँ कुछ करता था? सोचो तो, क्लास कुछ रिटर्न करता था क्या? नहीं, क्लास तो रिटर्न करता ही नहीं था। तो इस क्लास के अंदर में एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है रेंडर। क्या नाम है? रेंडर फंक्शन। ये फंक्शंस ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक कॉल होगा तो कुछ तो रिटर्न करेगा ना? बिल्कुल। इस फंक्शंस के अंदर में हम रिटर्न स्टेटमेंट डाल देते हैं, और ये एचटीएमएल एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा फाइनली। डन? कोई नहीं, बस हम मैसेज ही तो दिए थे, तो यहाँ पर भी दे देते हैं वेलकम। कोई प्रॉब्लम? इस कंपोनेंट को अब यूज कर लेते हैं, और कहाँ कर लेते हैं हम लोग? app.jsx में, यहीं पे कर रहे थे ना। बाकी सारी चीजों को हटाओ, बोलो फालतू का क्यों आए हो, साइड हो जाओ तुम लोग। इस रिटर्न में से बोलते हैं कि ये सब हट जाओ, बिकॉज हम क्या यूज करने वाले हैं? अपने वेलकम कंपोनेंट को। तो चलो वेलकम कंपोनेंट्स को यूज कर लेते हैं। यही था वेलकम कंपोनेंट। इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट वेलकम। अच्छा, इसको एक्सपोर्ट नहीं किए थे क्या अभी तक? तो एक्सपोर्ट नहीं किए तो सजेशन भी नहीं दे रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम। अब दे देगा सजेशंस। इंपोर्ट हो गया? कोई प्रॉब्लम? अगर दोनों नहीं लिखना है तो बता ही रखें कैसे करेंगे। हो गया? और यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अगर रन सही से था, रन था या स्टॉप हो गया था? स्टॉप हो गया। cd
क्लास कंपोनेंट VM आ गया वेलकम मैसेज। इसका मतलब हम लोग क्लास कंपोनेंट को भी यूज करने के लिए रेडी हो चुके हैं। डिफरेंस है दोनों में क्या, फंक्शनल कंपोनेंट और इसमें? हाँ है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। और तुम लोग को शायद फंक्शनल कंपोनेंट आसान लग रहा होगा। फंक्शनल आसान लग रहा है कि क्लास ही आसान लग रहा है? क्या फालतू का सर क्लास बनाएंगे, फिर एक्सटेंड करेंगे और फिर रेंडर फंक्शंस को फालतू का रिटर्न करें। एक फंक्शंस कितना बढ़िया से बना लेते थे हम लोग उसी नाम से और रिटर्न करते थे सीधा, आसान था। पहले फंक्शनल कंपोनेंट भी था, क्लास भी था, बट यूज क्लास होता था, फंक्शनल नहीं होता था। क्यों? उस टाइम हम लोग को स्टेट मैनेजमेंट नहीं आता था। फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू स्टेट मैनेजमेंट नहीं होता था, तो नहीं यूज करते थे, और क्लास के थ्रू ही हम हर चीज करते थे। और याद होगा जब हम लोग क्लास पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट में, तो दिस कमाल करता था यहाँ पे। तो हर चीज दिस दिस करके हम लोग को मैनेज करना पड़ता था, बोल रहे हैं, ठीक है। बट जब फंक्शनल कंपोनेंट पसंद आ रहा था सबको, तो बोला क्यों ना स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट उसमें भी लेके आ जाए। तो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया हुक को, ठीक है। अब ये हुक्स क्या होते हैं तो पढ़ेंगे हुक्स, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट ही पढ़ना है, तो हुक्स पढ़ेंगे, उसके थ्रू वहां पे स्टेट मैनेजमेंट होगा। तो अभी रियल टाइम में हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करते हैं, हर जगह फंक्शनल ही मिलेगा। और यूट्यूब पे भी ढूंढोगे तो फंक्शनल कंपोनेंट ही मिलेगा, क्लास कंपोनेंट शायद ही मिले, पुराने लेक्चर्स में मिलेंगे, ठीक है। बट अगर हम लोग देखें तो फंक्शनल हो कि क्लास कंपोनेंट, दोनों यूज कर सकते हैं, शायद कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर क्लास कंपोनेंट का भी कोड हो तो समझ जाओगे, हाँ ठीक है वही काम तो कर रहा था, बस एक क्लास बन जा रहा था और तो कुछ नहीं था। तो हम लोग अभी क्लास कंपोनेंट को यूज तो नहीं करेंगे, बट समझ चुके हैं कि क्लास कंपोनेंट कैसे वर्क करता था। ओके, चलते हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ। रिएक्ट कंपोनेंट बताए थे, कंपोनेंट्स क्या होता है नहीं होता, ये सब कल ही देखे थे। क्लास कंपोनेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा लिखे हैं, वही बताए थे, हर चीज दिस के फॉर्म में यूज करेंगे, बनाते कैसे हैं, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट हम लोग देख ही चुके थे, रिएक्ट के 6.8 वर्जन के बाद आया था, जब हुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सब हुक होगा, क्या काम है इसका नहीं है, देखेंगे जब वहीं पे आएगा, तो अभी कैसे समझे। बट अभी जो यूज होता है वो सब फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करते हैं। हुक्स है, हुक्स है, हाँ हुक्स है, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर में ये हुक्स है, ठीक है। तो हम लोग तो फंक्शनल कंपोनेंट ही पढ़ने वाले हैं ना, तो ये हुक्स उसमें आएगा, ये प्रॉपर्टीज सब पढ़ेंगे वहां पे क्या होता है। कोई प्रॉब्लम? तो चले फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ, वही ठीक लग रहा है, ठीक है चलते हैं वहीं पे। उससे पहले एक प्रोजेक्ट हम और क्रिएट करना चाहते हैं, और जो दूसरा तरीका आता है प्रोजेक्ट क्रिएट करने का उसको समझते हैं, बिकॉज ये तरीका तो समझ ही चुके हैं। कंट्रोल से बाहर आ चुके हैं, cd डॉट डॉट से हम लोग बाहर आते हैं नॉर्मल रिएक्ट वाले फोल्डर्स में। cd डॉट डॉट से क्या होता है, बैक आते हैं, पता है ना यहाँ पे, हाँ बैक आ चुके हैं। अभी जो हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं किसके हेल्प से कर रहे हैं, बाइट के हेल्प से। देख लेना थोड़ा सा बाइट क्या होता है नहीं होता है, समझ जाओगे क्या होता है, इसके हेल्प से हम लोग कर रहे थे। क्या मैंडेटरी है इसी के थ्रू? नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है, एक उसमें से सेलेक्ट किए थे बाइट के थ्रू। बिना इसके भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से एक है नॉर्मल तरीका जो यूज करते हैं हम लोग, npx को। किसको? npx को। और npx जो पहले यूज करते थे, देखोगे तो npx के थ्रू भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। npx उसका जो कमांड होता है कुछ इस प्रकार से होता है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद रिएक्ट ऐप का नाम जो भी दोगे, पूरा दोगे तो इस तरीके से npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ऐप का नाम। हम लोग भी एक क्रिएट कर ले क्या? हाँ क्रिएट कर लेते हैं, और इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। शुरुआत में हम लोग पहले इसी से करते थे, और जब इससे करेंगे और सिस्टम थोड़ा सा स्लो हुआ था, तुम लोग चाय नाश्ता करके आ सकते हो। तो शायद मेरा सिस्टम हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा फास्ट हो, जल्दी से हो जाए, तो हम कर लेते इसको। कौन सी कमांड आ जाएगी? npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और रिएक्ट ऐप का नाम, ठीक है। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखोगे तो यही मिलेगा, या हो सकता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स में से कोई इस तरीके से पढ़ रखा हो, तो पहले इसको यूज करते थे। इसमें प्रॉब्लम क्या है नहीं, अभी करके देख लेते हैं हम लोग, इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इस तरीके से भी कोई कर सकता है, तो दोनों कोर्स में क्या डिफरेंस रहेगा,
थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसको देखो तुम लोग अरे ये क्या आ गया हमारे सामने, ऐसा फील नहीं हो तो कर लेते हैं। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, ऐप का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो npx डेमो कर ले, पता चल जाएगा उसका है, थोड़ा सा इंतजार करना। तुम लोग भी एक बार अपने अपने सिस्टम में चला के देखना कितना टाइम लगता है, स्पीड पता चलेगा, तो इसको घूमने देना। और अगर कहीं तुम लोग का सिस्टम स्लो हुआ ना, तो पक्का तुम लोग नाश्ता क्या खाना भी खा के आ सकते हो। स्लो नहीं है तो फिर एक बार रन कर लो इसको, देखते हैं कितना टाइम लेता है। तुम लोग भी लगा दो बैकग्राउंड में, सब कोई क्रिएट में लगा दो, देखते हैं कब तक में हो जाता है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बाद में तो करके देखोगे नहीं। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसके बाद ऐप का नाम दे देंगे कुछ भी। लगा दियो ऑनलाइन में तुम लोग भी। लगा दियो ना, क्यों क्या लिखी हो? npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कौन लिखी थी? वार्निंग वार्निंग वार्निंग, ठीक है वार्निंग देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। Restrictions, इस नाम को बदल के कुछ और ले लेते थे। वाह, हो गया, देखो हम लोग का हो गया, बहुत जल्दी आ गया। खैर तुम लोग करते रहना, मेरा तो हो चुका है। थोड़ा सा वार्निंग दिया, थोड़ा सा रेड लाइट भी दिखा दिया, पता नहीं क्या क्या किया, ढेर सारा चीज लिखा है, और फाइनली मिला है हैप्पी हैकिंग। अच्छा लगा ये देख के, नहीं? और इसने भी बताया कि क्या क्या आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, और इसने बताया कि आप भी यहाँ से CD npx डेमो के थ्रू जा सकते हो। npx डेमो में चलते हैं और बोला npm स्टार्ट से इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। तो कभी कभी देखते हो कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट को npm स्टार्ट से रन कर रहे हैं, तो कभी npm रन देर से कर, तो जब बाइट का यूज कर रहे थे तो उस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, और जब हम लोग npx का यूज किया तो इस तरीके से करेंगे। तो CD npx में चलते हैं और इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट से। कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट करते हैं। फाइनली ये भी स्टार्ट हो ही गया। हो गया। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम लोग ऐसे भी क्रिएट कर लिया, थोड़ा सा टाइम लिया, मेरा सिस्टम थोड़ा फास्ट था तो जल्दी हो गया, तुम लोग का थोड़ा सा और स्लो हो सकता है, या और फास्ट होगा तो और जल्दी हो जाएगा। आखिर इसमें डिफरेंस क्या है? देखो पहले तो इसी को यूज करते थे, बट एक बार इसके प्रोजेक्ट्स को ओपन करते हैं और उसको प्रोजेक्ट को ओपन करते थे, दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? बोलोगे सर इसमें कम है और इसमें इसमें ज्यादा है और इसी में कम है, लेकिन उल्टा है, ये ज्यादा डिपेंडेंसी डाउनलोड करके रखता है और वो थोड़ा सा कम रख रहा था। जब इसको ओपन कर करके देखेंगे तो ये कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंसी अपने पास रखेगा, ठीक है। और ज्यादा डिपेंडेंसी रखने के वजह से थोड़ा सा स्लो हो गया कि इतना कुछ डिपेंडेंसी फालतू का क्यों रख रहे हो। कम डिपेंडेंसी के साथ इसको ओपन करोगे, डिपेंडेंसी ऐड कर रहा था, देखो इधर भरा पड़ा है, नहीं, ये हजारों लाइन पार कर चुका है।
और जब हम लोग अपना ओपन कर रहे थे उसको, उसमें देखोगे तो इतना नहीं होगा। इसमें डाल रखा है ना उससे, लेकिन कम होना चाहिए। कम है, खत्म हो गया हमारा। चलो 3,000 मान लेते हैं, और वो कितना था, 16,000 के आसपास लेके चले गए। तो वो ये जो था मिनिमम डिपेंडेंसी के साथ आता है, जितना रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इंस्टॉल कीजिए। वो कुछ एक्स्ट्रा ही डिपेंडेंसी वगैरह ऐड करके लेके आ जाता, तो अब इतना ऐड करोगे तो टाइम तो लगेगा ना। टाइम लग रहा था, बस इसीलिए डाउनलोड करने में टाइम लग रहा था। तो पहले इसी के थ्रू क्रिएट करते थे, लेकिन अभी हम लोग बाइट्स के थ्रू करते हैं, तो मैक्सिमम बाइट के थ्रू ही करते हैं। इसको भी वही सेम तरीका है। अब इसको, इसके एसआरसी को ओपन करके देखते हैं। उसमें JSX को यूज कर रहे थे, यहाँ नॉर्मली JS को ही यूज किया जाता है। तो जो मेरा फाइल का एक्सटेंशन है JS ही है, JS के थ्रू ही कर रहे थे। इसमें भी वही सेम तरीका होगा, index.html मिलेगा कहीं पे, index.html ये रहा, पब्लिक के अंदर में रखा हुआ, कुछ नहीं, इधर भी रूट लगा रखा होगा। मेटा 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 बॉडी टैग कहाँ गया, ये रहा बॉडी टैग, रूट आईडी है, ठीक है, मिल गया रूट। और इसके बाद कहाँ चलते थे हम लोग, मेन JSX में। इसमें मेन JS होगा, इसके साथ स्क्रिप्ट टैग, लिंक 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 स्क्रिप्ट टैग, ये क्या होगा, index.js इसमें, ठीक है। वहां पे कुछ और था, index.js इसी को टारगेट करेगा। ध्यान से देखो तो ये भी वही काम कर रखा है, और यहाँ से ऐप के पास भेज रहा था, तो हम भी app.js पे आ गए। वहां JSX को यूज कर रहे थे, यहाँ JS को यूज कर रहे थे, काम सेम ही है। देखो तो ये भी रिटर्न कर रहा है, वही सेम तरीका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो अगर हम इस पे भी काम करें तो शायद कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, कर सकते हैं, बट इस पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें चाय पीने के लिए जाना नहीं है। तुम लोग को जब जाना होगा तो इसका प्रोजेक्ट क्रिएट में लगा के चले जाना। ओके, कर सकते हो इस पे भी काम। तो ये ओल्डर तरीका है कि ओल्डर वे में हम लोग कैसे करते थे, इसमें भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सेम ही तरीका। और देखो तो बस फाइल का नाम यहाँ पे JS लिखते चले जाएंगे, JS का नॉर्मल फाइल यूज करते हैं। वहां पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड पे आ चुके हैं हम लोग, JSX पे आ चुके हैं। और इंटरनली बताए थे JSX भी कन्वर्ट हो जाता है, JS नहीं, तो बता ही रखे। तो ये डायरेक्ट हो जाता था, तो थोड़ा सा नॉर्मली इस तरीके से कर सकते हैं। और बोलोगे कि सर JS है, तो हम लोग तो पहले से ही JS के साथ फेमिलियर है, JS के साथ पहले से फेमिलियर है। बट ऐसा नहीं, JS एक्सटेंशन जरूर है, बट काम से JSX के जैसे ये सेम ही सब चीज होगा। देखो तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहा है, सारी चीजें सेम ही होगा। और टैग्स हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे उसमें करते थे, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस एक्सटेंशन बदलेगा तो JS आ जाएगा यहाँ पे, और फाइल का नाम थोड़ा सा बदल गया, बाकी चीजें सेम ही। ओके, हम इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बिकॉज इस पे करना नहीं है मुझे। तुम्हारी इच्छा हो तो कर सकते हो, फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। पहले जो क्रिएट करते थे हम लोग इस तरीके से। और हुआ ये कि मेरा सिस्टम स्लो है, लैपटॉप, और उसमें हम लगाते हैं तो 2-3 दिन लग जाता है मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट होने में ही। हो गया, बहुत जल्दी हो गया, चलो। तो बस इसीलिए हम उस पर करते नहीं है। करना चाहो तो तुम लोग कर सकते हो, बट रिएक्ट सीखना है तो सीखने के लिए बेटर वही है कि उस पर हम लोग काम कर लें। अभी जो यूज होता है मैक्सिमम बाइट पे होता है, तो बाइट पे ही हम लोग करें। क्लियर। तो अगर तुम लोग के पास ये कमांड्स कोई दिखा है कि npm ये npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप या npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो घबराना नहीं कि ये क्या आ गया, ये भी रिएक्ट क्रिएट करने का एक तरीका ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो npx के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़े, वही ठीक है, npx ठीक है, बाइट ही ठीक है। तो बाइट्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं, और इसको हम बोलते हैं, चलो स्टॉप हो जाओ तुम, बाहर निकलते हैं, और अब चलते हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ। आगे बनाने के लिए तो सीख ही चुके थे, अगले टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिएक्ट का नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉप्स, शॉर्ट फॉर्म होता है प्रॉपर्टीज का, प्रॉप्स। ये प्रॉपर्टीज क्या करेगा, देखो हम लोग कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए तो सीख लिए, अब तो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों तरीका सीख लिए, फंक्शनल और भी क्लास भी। सेलेक्ट किए हो तुम लोग फंक्शनल को, वैसे हम कराते तो भाई तुम लोग खुद ऑप्शन दिए हो तो ठीक है, फंक्शनल को सिलेक्ट किए, और फंक्शनल कंपोनेंट में हम डिवाइड तो करेंगे। और डिवाइड करेंगे तो ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि मान लो कि एक मेन कंपोनेंट होगा जहां पे हर चीज से होगा, जैसे हम लोग का मेन डॉट ये ऐप डॉट JSX था, ऐप कंपोनेंट जो था वो मेन था हमारा,
हर कंटेंट को ऐप के अंदर में रखने वाले हैं, तो ऐप तो सब कंपोनेंट्स को मैनेज करेगा। उसके बाद जो बाकी कंपोनेंट्स होंगे उसके चाइल्ड होंगे, उसके चाइल्ड होंगे। तो चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे, मान लो कुछ इस तरीके से कुछ चाइल्ड कंपोनेंट बने, तो ऐसा हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन पेरेंट से चाइल्ड की तरफ पास करना पड़े। कोई इंफॉर्मेशन पेरेंट से चाइल्ड की तरफ पास करना हो, जैसे क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है। सपोज करो अभी हम जैसे वेलकम ही पढ़े थे, वेलकम कंपोनेंट ही था, या विश कंपोनेंट बना लेते हैं। तो जो मेरा विश कंपोनेंट है ना, गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट करेगा और नाम भी प्रिंट करेगा। और हम सोच रहे हैं क्या कि नाम मेरे पास नहीं होगा, जो मेरा मेन कंपोनेंट है पेरेंट कंपोनेंट, वो प्रोवाइड करेगा नेम, कि चलो उसका नेम क्या देना है, वो मे भी इनपुट ले ले या जो भी ले ले। आगे चल के हम सीखेंगे कि इनपुट लेने के लिए तो अलग कंपोनेंट बना रखे हैं, इनपुट लेने के लिए अलग कंपोनेंट लिए, तो इनपुट वो लेगा, और विश करने के लिए अलग कंपोनेंट है, तो वो डेटा यहां से यहां तक आना चाहिए। तो वो सब कैसे पास होगा, ये सब चीज से सीखना है। बट उससे पहले अभी जो मुझे सीखना ये कि अगर पेरेंट मेन कंपोनेंट, कोई भी पेरेंट कंपोनेंट है, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो चाइल्ड को कैसे पास करेगा। जैसे सपोज करो ऐप कंपोनेंट जो है उसके पास मेरा नेम रखा हुआ है, कोई वेरिएबल्स में, ऑब्जेक्ट्स में, कहीं पर भी हो सकता है, या वो फैच किया होगा कहीं पर भी हो सकता है। तो वो जो डिटेल्स है, वो डिटेल्स को कैसे चाइल्ड तक भेजेगा। और इसी के लिए यूज करते हैं हम लोग प्रॉप्स को, शॉर्ट फॉर्म होता है प्रॉपर्टीज का। यूज करके देखिए कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचेगा। तो बनाते हैं यहाँ पे फिर से एक नया प्रोजेक्ट, npx से निकलो बाहर, cd डॉट डॉट, पुराने वाले में बना दे, एक नया बना दे। आसान नहीं है रिएक्ट, कितना आसान तो है, बाकी सबसे तो आसान ही लग रहा है। कुछ आसान लगे ना लगे, जावा से तो जरूर आसान लगे। स्टार्ट हो गया है, रन भी कर लेते हैं, npm रन दे, स्टार्ट हो चुका है। ये रहा मेरा प्रॉपर्टीज। आते हैं इसके अंदर में और जल्दी से कचरा साफ कर ले। कचरा समझ रहे हो ना, ये फालतू का कचरा ही तो फैला रखा है, ये कचरा ही है ना, चाहिए नहीं हमको, जबरदस्ती दे रहा है। हटाओ इन सबको, बोलो कहाँ से लेके आ जाते हो पता नहीं जी। तो हमेशा ये कचरा साफ तो करना पड़ेगा, कचरा साफ करना तो पड़ेगा। अच्छा, उसको प्रॉप्स को समझने से पहले कुछ और यहाँ पे सीखना चाहते हैं, छोटा सा चीज सीख ही लेते हैं। क्या था वो, मान लो कि h1 टैग बनाए, वेलकम मैसेज प्रिंट कर दिया इसके अंदर, ठीक है, वेलकम मैसेज प्रिंट कर दिया। इसके बाद पैराग्राफ टैग बनाते हैं, जो पिछले क्लास में किए थे, इसमें कोई डेटा दे देते हैं, और जैसे ये एरर दे देता था। क्यों, एक ही कंटेनर इसको चाहिए था, तो हम लोग क्या जुगाड़ लगाए थे, वैसे इसको जुगाड़ ही बोलेंगे, डीप बना लिए थे और उस डीप के अंदर में रख लिए थे, इसको एक कंटेनर के अंदर में डाल दिए थे, इसको जुगाड़ ही बोले थे। इसका कुछ लॉस था क्या, हाँ लॉस तो था। और क्या लॉस था, अच्छा रन नहीं किए थे इसको, डेटा तो आ गया था लेकिन एक लॉस हुआ था। और क्या लॉस हुआ था, देखा जाए तो लॉस भी है, मानो तो नहीं भी है। अननेसेसरी एक डिव क्रिएट किया, नहीं होना चाहिए था ये, फालतू का डिव हम क्यों क्रिएट करेंगे। और अगर अभी छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसमें अननेसेसरी डिव क्रिएट हो रहा है, तो आगे चल के तो हम बहुत सारी चीज काम करने वाले हैं, पता नहीं कितना डिव फालतू का आ जाएगा। नहीं चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि रिएक्ट को हम बोले यार देखो ये सब कंपोनेंट एक ही साथ तुम लेके जाओ ना, ये अलग अलग नहीं है, ग्रुपिंग करो लेकिन एक्स्ट्रा डिव मत लो, ये सब ग्रुपिंग करो, एक्स्ट्रा डिव। हाँ है ना, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू। तो फ्रेगमेंटेशंस करने के लिए रिएक्ट का ही यूज करेंगे। तो इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार हम रिएक्ट को, रिएक्ट इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पे डिव नहीं, रिएक्ट को यूज करो, डॉट फ्रेगमेंटेशंस के लिए फ्रेगमेंट आएगा, यूज कर लिए। अच्छा ये टैग ओपन हुआ तो क्लोज भी इसी के थ्रू करोगे ना,
और क्लोज कैसे करते थे, तो क्लोज करने के लिए स्लैश लगा लेते थे, कुछ इस प्रकार से लग गया। अभी भी काम तो हमारा वही हो रहा है, बट ध्यान से देखो तो ये दोनों पैराग्राफ है, इस तरीके से मल्टीपल्स हो सकते हैं, H1 पैराग्राफ है और भी कुछ हो सकता है, उन सबको एक ग्रुप में डाल दिया। लेकिन अब ये अननेसेसरी डीप नहीं लगाएगा, ये फायदा, अभी भी कंटेंट है। और ध्यान से देखो तो मेरा जो एक डीप था रूट वो तो मेन था, और उसके अंदर में H1 और पैराग्राफ आ चुका है, डीप तो नहीं एक्स्ट्रा, अब तो अननेसेसरी नहीं आएगा ना। तो जब भी मुझे ग्रुपिंग करना होगा तो कौन सा तरीका सही लगेगा तुम्हें, ये फ्रेगमेंट का या वही फ्रेगमेंट का, नेसेसरी डीप नहीं है। तो बोला यार जब फ्रेगमेंट इसी तरीके से लगाना है तो फ्रेगमेंट मुझे याद रखना पड़ा, तो थोड़ा सा और अपडेट्स आया, और अगले अपडेट्स में बोला यार इतना भी नहीं करना, फ्रेगमेंटेशन करने का थोड़ा सा आसान तरीका बताते हैं कि उसको कैसे करना है। फ्रेगमेंटेशन का आसान सा तरीका बताते हैं, और वो क्या होगा कि जब फ्रेगमेंटेशन करना होगा तो बस ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लेना और लास्ट में क्लोज करने का ये जो तरीका है, ये भी फ्रेगमेंटेशन ही कर रहे हैं, और ये लेटेस्ट वर्जन में एप्लीकेबल्स है। इसीलिए तुम देखते हो कि जब हम कोड लिख रहे थे ये भी ग्रुपिंग किया, ये भी ग्रुपिंग किया, लेकिन अननेसेसरी डीप नहीं लगाएगा। अभी भी अगर हम ओपन करके देखें, इंस्पेक्ट में आके देखें तो डीप नहीं लगाएगा। ठीक है, यही तो चाहिए था हमको, यही चाहिए था ना। तो चाहो तो तुम यूज कर सकते हो फ्रेगमेंटेशंस को, या नहीं तो जो नॉर्मल तरीका हम लोग एंगल ब्रैकेट्स के थ्रू ये करते। इसीलिए जब हम शुरू में ऐप क्रिएट करते तो वहां पे ये लिखा हुआ रहता था, बिकॉज उन सबको एक फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसको समझने में नहीं है ना, तो आगे से इसको यूज करेंगे तो परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, फिलहाल ये कोड भेज दे रहे हैं बिकॉज मुझे ये हटाना है यहाँ से भी। फ्रेगमेंट को तो रहने दो, मे भी नीड पड़ जाए मुझे फ्रेगमेंटेशन का, कंटेंट इसके अंदर से भी हटा देंगे, जब कोई कंटेंट डालना होगा तो डाल देंगे। फिर एक कंपोनेंट बनाना था, तो कंपोनेंट कहाँ बनेगा, डायरेक्ट फोल्डर बना लेते हैं SRC के अंदर में। और इसके अंदर में एक फाइल बनाते हैं, विश के नाम से बना ले, वेलकम बहुत टाइम बना लिया, तो विश डॉट JSX बन गया। फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है तो एक फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा, एरो फंक्शंस बना लेगी कौन सा, बहुत बार नॉर्मल फंक्शंस बना लिए, इस बार एरो बना लेते हैं। तो लेट विश बना रखे हैं तो विश ऐसे ही बनता था। डायरेक्ट बोलो तो हम एक्सपोर्ट भी कर दे, यहीं से कर दे डायरेक्ट, नीचे कर दे, जैसा इच्छा बोलना, एक्सपोर्ट भी डायरेक्ट कर देंगे। ये एरो फंक्शंस बन गया, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, चाहे इस तरीके से फंक्शंस बनाओ, उस तरीके से एक ही बात है कि नॉर्मल फंक्शंस बना दिए, कौन सा सही लग रहा है, समझ आ जाएगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा ना दोनों में से। अभी फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए, बिकॉज मुझे प्रॉप्स करना है तो कंफ्यूजन हो सकता है, हम नॉर्मल बना दे रहे हैं, बट इसको बाद में चाहो तो तुम लोग चेंज कर लेना, काम करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखना। बस इसी को तो हटाना था, बाकी तो सेम ही रहता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, रिटर्न, तो रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं कि चलो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करने वाले हो, तो देखो गुड मॉर्निंग मैसेज तो तुम प्रिंट कर देना, गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट कर देना, साथ में मेरा नाम भी प्रिंट कर देना, साथ में मेरा नाम भी प्रिंट कर देना। जब वो डार्कनेस हट जाए तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, सेमीकोलन ऊपर ले लिया था, तो गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट कर देगा ये। हाँ, इसको ऐड कर ले इसमें, कैसे ऐड करेंगे, कुछ नहीं, इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रखे थे ना, कर तो रखे हैं। इस बार ऐसे ही रहने दो, इंपोर्ट कर चुके हैं अभी, इसको देखते हैं जरा, आ रहा है।
मैसेज आ रहा, बट ये नाम तो हम अपने मन से दे दिए थे ना, नाम हम चाहते हैं कि यहां से पास करें। हो सकता है कि कोई डेटा मेरे पास, बिकॉज ये मेन कंपोनेंट है, इसके पास तो सबका इंफॉर्मेशन होगा, पेरेंट के पास सभी चाइल्ड का इंफॉर्मेशन होगा ना, बिल्कुल होगा। तो हम चाह रहे हैं कि नाम यहां से पास कर दे, क्या करें, नाम यहां से पास कर दे वहां के लिए। कैसे पास करेंगे, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ प्रॉपर्टी, तो इसी के लिए यूज करते हैं प्रॉप्स को, प्रॉपर्टीज को। रिएक्ट में प्रॉप्स के थ्रू हम लोग पेरेंट से लेके चाइल्ड की तरफ प्रॉपर्टी पास करते हैं। ध्यान रखना, बार बार बोल रहे हैं, पेरेंट टू चाइल्ड की तरफ प्रॉपर्टी पास होगा, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं। ठीक है, सिर्फ वन डायरेक्शनल होगा, पेरेंट कोई प्रॉपर्टी भेज सकता है चाइल्ड की तरफ, प्रॉप्स के थ्रू हम यही काम करेंगे। बाकी उल्टा कैसे भेजेंगे बाद में सीखेंगे, अभी एक डायरेक्शन में सीख लेते हैं ना, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ कैसे है, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रॉप्स को। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी भेजना होगा तो एज ए एट्रीब्यूट हम भेजते हैं। ठीक है, सपोज नेम में भेजना है तो नेम नाम रख दिए, और नेम में डेटा दे देंगे, दे दिए डेटा। यहां से प्रॉपर्टी भेजेंगे कैसे, एज ए एट्रीब्यूट्स, और वहां पे जो एक्सेप्ट करेंगे इस फंक्शंस में एज ए आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म प्रॉप्स लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉप्स लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, हाँ नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ भी नाम रख सकते हैं जेएस में, आर्गुमेंट्स है तो एबीसी कुछ भी रख दोगे, बट समझने के लिए प्रॉप्स रख देते हैं कि याद रहे, अच्छा प्रॉपर्टीज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चल के इसको बोलना डॉग रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डॉग से भी काम चल जाएगा। इस प्रॉप्स में से पूछना पड़ेगा कि नेम क्या लेकर है, तो ये देखो एज ए ऑब्जेक्ट्स आएगा, वहां पे वहां से एज ए ऑब्जेक्ट्स आएगा ये। तो हम चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में से डेटा मिल जाए मुझे, तो कैसे मिलेगा, करली ब्रैकेट्स के अंदर में डालना होगा ना, हाँ या नहीं, करली ब्रैकेट्स के अंदर में डालेंगे, और जैसे ही डाले तो बोलेगा एरर्स, कि क्या किए हैं आप। एरर्स को रिफ्रेश कर लेते हैं, दे दो फिर से एरर, एरर्स दे दिया कि क्या कर रहे हैं आप, नेम एक्सेस करना था तो डायरेक्ट उठा के ले लिए, ये प्रॉप्स में से डायरेक्ट उठा के लेके आ गए। तो हम बोले काम करो, प्रॉप्स में से नेम निकालो, बिकॉज वहां से नेम आया था, और विश को कॉल कर रहे हैं, नेम, ठीक आ गया क्या। मतलब ये हुआ कि ये एज ए ऑब्जेक्ट आ चुका है यहाँ पे। जैसे जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, ऑब्जेक्ट होता था ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका टाइप पूछोगे तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट्स में से डेटा कैसे गेट करते थे, नेम के साथ, ये डॉट के साथ में, बस डॉट के साथ। बोलोगे सर और कोई और देना होता तो, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देना होता, सपोज करो कि मैसेज भी देना चाहते, गुड मॉर्निंग करना है कि गुड आफ्टरनून करना है, मैसेज भी यहीं से देना चाहते हैं, तो मान लो कि एमएसजी बना दिया, यहाँ से कोई डेटा दे रहे थे, ठीक है, मैसेज, सपोज करो गुड मॉर्निंग दे दिया, ठीक है। एक और भी हम लोग इसी को फिर से यूज कर लेते हैं, और उसमें कंटेंट बदल देते हैं कि दूसरी बार में प्रिंट करना है, इस बार नाम बदल दो, ठीक है, और तुम गुड आफ्टरनून कर लो, डन। अभी तो इसने मैसेज चेंज किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज किया, बट कंटेंट यहाँ पे आके देखोगे तो दोनों आ चुका होगा, नाम तो बदल गया लेकिन मैसेज बदला नहीं। मैसेज बदलेंगे तभी तो बदलेगा, तो मैसेज भी मुझे चेंज करना है, तो मैसेज भी चेंज करना है तो कैसे करेंगे, फिर से कर ली ब्रैकेट, प्रॉप से पूछना पड़ेगा कि क्या एमएसजी में क्या लेके आए हो, एमएसजी में जो लेके आओ उसके अकॉर्डिंग कर देना, और बस इतना कर दोगे तो बस काम खत्म। चेंज हो रहा है क्या, तो क्या हम पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं, बहुत आसान है। यहां से हम कैसे पास करेंगे, तो यहां से पास करेंगे हम लोग एज ए एट्रीब्यूट्स, इसको हम लोग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेट की है, एचटीएमएल में प्रॉपर्टी ही इसको बोलते थे। तो प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हैं, प्रॉप्स के साथ एक्सेस कर लेते हैं। ये नाम मैंडेटरी नहीं, नाम कुछ भी रख सकते हो, ए भी रख दोगे तो चलेगा, बी भी रख दोगे तो चलेगा, तो बस इसको ए नाम से यहां से एक्सेस करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बट जो वहां पे रखोगे स्टैंडर्ड है प्रॉपर्टीज का, तो प्रॉप्स रख देते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे समझ आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको एक ऑब्जेक्ट्स में ही भेज दे, दोनों को एक साथ वहां पे अपना एक्सेस कर लेना, ऐसा भेज सकते हैं कि हाँ भेज सकते हैं। ऊपर में मान लो कोई ऑब्जेक्ट्स होता तो भेज देते, मान लो यहाँ से कोई नंबर भी भेजना चाहते थे, वैसे तो कोई सेंस नहीं बनता बट हम नंबर भी भेजना चाहते हैं, सपोज करो एक डेटा यहाँ पे भेज दिया आईडी, आईडी भी इसका भेज देना चाहते हैं, हालांकि सही नहीं बट भेजना चाहते हैं। तो आईडी भेजना चाहते हो, अगर तुम 1 भेज दोगे डायरेक्ट तो एरर देगा, ये 1 क्या है। तो इसको एज ए स्ट्रिंग भेजना चाहते हो तो डबल कोटेड के अंदर में लिखोगे,
अगर डबल कोट के लिखे अंदर में लिखो तो वहां एज ए स्ट्रिंग पास होगा, बट हम क्या चाह रहे हैं, ये तो नंबर है, वहां पे एज ए नंबर ही पास हो। तो अगर एज ए नंबर पास करना चाहते हो तो डबल कोटेड या सिंगल कोटेड नहीं, करली ब्रैकेट के अंदर में भेजिए, ये एज ए नंबर वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी एक्सेस का अगर कर लेते हैं, हालांकि सही नहीं है बट एक्सेस कर लेते हैं। मान लो कि हम बोलते हैं कि आईडी इसका क्या था, आईडी मिल जाएगा आपको प्रॉप्स के अंदर से, डॉट आईडी को एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, अभी फिर आईडी भी मिलेगा, उसमें भेजे थे 1 तो 1 आ रहा है क्या, उसमें नहीं भेजे तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग को कोई नंबर एज इट इज भेजना है तो कैसे भेजेंगे, इस तरीके से। मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट भेजते हैं, जेएस का कोई ऑब्जेक्ट भेजना होता तो जेएस का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे कैसे बनाते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल से बना लेते हैं, ओबीजे बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे, करली ब्रैकेट के थ्रू बनाते थे, और यहाँ पे हम दे दिए आईडी 1, ठीक है, और नेम भी देना है तो नेम दे देते हैं, इक्वल टू नहीं होता है, कोलन। ठीक है, आईडी और नेम यहाँ से भेजना चाह रहे थे, तो इसमें हम नाम नहीं भेज रहे हैं, यहाँ से हम क्या सोच रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट ही भेज दे, कोई प्रॉब्लम। दोनों में चेंज हो जाएगा तो हम बस यहाँ से ऑब्जेक्ट भेज दे रहे हैं। तो सपोज करो ऑब्जेक्ट्स भेजना है मुझे, तो कैसे भेजेंगे, तो इसको हटा देते हैं अब यहाँ से, ये समझ आ चुका है ना, खैर रहने दो समझने के लिए। ऑब्जेक्ट भेजना है तो ओबीजे मान लो भेज दिया, यहाँ से नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, और ओबीजे फिर से मुझे भेजना है, ओबीजे अगर भेजना है तो करली ब्रैकेट्स के अंदर में अगर ओबीजे लिख देंगे तो ये कौन सी ओबीजे, ये वाली ओबीजे, तो ये ओबीजे यहाँ से पहुंच गया। अगर इसको एक्सेस करना है यहाँ पे तो कैसे एक्सेस करेंगे, ओबीजे के नाम से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ये तो एज इट इज प्रिंट होगा, अभी तो वहां पे कुछ नहीं, एज इट इज प्रिंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ऑब्जेक्ट इक्वल टू। अब इस ऑब्जेक्ट में हम चाहते हैं कि इस प्रॉप्स में जो ऑब्जेक्ट आया था उसका डेटा चाहिए, तो करली ब्रैकेट प्रॉप्स डॉट ओबीजे, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे तो उस ऑब्जेक्ट में से उठा लेते हैं ना, नेम चाहिए कि आईडी चाहिए, तो फिर से डॉट आईडी। reading id cannot define id is दोनों में तो डिफाइन किए नहीं, आईडी वहां पे भी था, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, इसको हम कमेंट ही कर दे रहे हैं, फिलहाल मुझे ये नीचे एक ही पास कर रहे हैं। आ चुका है वो आईडी का, वो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि एक में भेज दे रहे थे एक में नहीं भेज दे रहे थे, तो एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रहा था। डन कर सकते हैं क्या, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं क्या, एरे भेज सकते हैं, हाँ एरे भी भेज देते हैं, ऑब्जेक्ट भेज दिए तो सब भेजा सकता है। तो क्या पेरेंट से चाइल्ड की तरफ कोई भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, आसान है करना, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल हम इस ऑब्जेक्ट को भी नहीं भेज रहे हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटाओ, बस ये दोनों डेटा भेज रहे थे, बाकी तो समझ आ चुका है, अभी मुझे यही दोनों डेटा चाहिए, तो इन सब को थोड़ा सा कमेंट कर दे रहे हैं, बिकॉज ये सब भी मुझे नहीं चाहिए। हम फिर से रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं, और रिटर्न स्टेटमेंट में फिर से h1 देते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या ले रहे थे अभी, नेम और मैसेज, यही दोनों डेटा ले रहे थे ना, नेम और मैसेज। तो इस प्रॉपर्टीज के ऑब्जेक्ट से हम लोग को दोनों को एक एक करके एक्सेस करना पड़ता था, हाँ नहीं, दोनों को एक एक करके एक्सेस करना पड़ता था। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना कि ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग को फॉलो कर लें, याद है ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग, क्या होता था उसमें, डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट में से अगर डेटा गेट करना है तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। थोड़ा सा हम कोड दिखा दे रहे हैं क्या था, फिर याद आ जाएगा तुम लोग को। ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग ये रहा, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, पर्सन नाम से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें से मुझे नेम निकालना है, तो ये करली ब्रैकेट के थ्रू डी स्ट्रक्चरिंग करते थे, याद है ऐसा कुछ करते थे। डी स्ट्रक्चर्स डायरेक्ट डेटा को गेट कर लेंगे नेम में, और फिर नेम को एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम काम प्रॉपर्टीज में भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू भी, प्रॉप्स में भी कर सकते हैं ना। यहाँ पर भी जो प्रॉप्स था ऑब्जेक्ट ही तो लेके आ रहा था, तो जब ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है तो क्यों ना हम यहीं पे गेट कर ले, डायरेक्ट डायरेक्ट यहीं पे गेट कर ले, तो चलो कर लेते हैं उसको, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉप्स में हम बोल रहे कि ऑब्जेक्ट एज अप मत लो, क्या करो,
तुम वहां से नेम और मैसेज ले लो, तो प्रॉप्स को हटा देते हैं, करली ब्रैकेट यूज करते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज करते थे। तो नेम आ रहा था मेरे पास, नेम दे दिए, और दूसरा क्या आ रहा था, मैसेज, तो मैसेज दे दिए। यही दोनों आ रहा था, नेम और मैसेज, तो इन दोनों का नाम से सेम होना चाहिए, नाम दे दिए, तो हम बोले यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देना और दूसरा नेम प्रिंट कर देना। आ रहा है अभी भी क्या? तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, और बहुत टाइम पे तुमको ऐसा भी शो होगा। और ऐसा कब करेंगे, जब डायरेक्ट हम गेट करना चाहते हैं उसके डेटा को। पहला ऑप्शन क्या था कि प्रॉप्स में हम ले लिए, और प्रॉप्स में से एक एक करके गेट कर लिए, बिकॉज हम लोग जेएस में ये पढ़े हुए थे कि ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग अलाउड होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में से डेटा गेट करना है तो करली ब्रैकेट से गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो कर सकते हैं, ये भी तो जेएस का ही कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल वही यहाँ पर भी कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, और मैक्सिमम टाइम हम रिएक्ट में यही यूज करने वाले हैं। ओके, डायरेक्ट गेट करेंगे, डायरेक्ट इसलिए गेट करेंगे क्योंकि कौन एक एक करके गेट करते रहेगा, बताओ मुझे इन दोनों में से कौन सा आसान लग रहा है, यही आसान लग रहा होगा। डायरेक्ट मैसेज या नेम आ चुका है तो अलग अलग क्यों एक एक बार डॉट के साथ कॉल करो, डायरेक्ट लो ना, काम करो सीधा, बस क्या करना पड़ा, एक बार करली ब्रैकेट ही तो लगाना पड़ा। समझ आया? प्रॉप्स यहाँ पे खत्म नहीं होता, अभी और भी है प्रॉप्स में, तो चलेंगे प्रॉप्स में। अब सपोज करो कि हम लोग H1 में तो पहला मैसेज प्रिंट कर दिए, यहां से पास तो कर रहे थे, फिर से हम इसको पास कर रहे हैं, और सपोज करो कि मैसेज हम पास करने के लिए इसमें छोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ नाम पास कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम पास कर दिए, तो अब तो गड़बड़ हो गया, बोलेगा मैसेज क्या है, मैसेज तो दिए नहीं तुम, मैसेज दिए नहीं, तो गड़बड़ होगा, हाँ गड़बड़ होगा, बस नाम ही प्रिंट किया। हम सोच रहे हैं क्या कि डिफॉल्ट वैल्यू दे दे कि अगर तुम मैसेज में दिए हो, जो मैसेज दोगे वो प्रिंट करेंगे, और अगर तुम मैसेज नहीं दिए हो तो हम बाय डिफॉल्ट सीधा सीधा गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जो होगा वो प्रिंट कर देंगे। ये सही रहेगा? दे दिए तो ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू कैसे देते हैं, कुछ नहीं, उसी में इक्वल टू के साथ जो वैल्यू ये दे दोगे डिफॉल्ट वैल्यू दे, ठीक है। चलो गुड नाइट कर देते हैं, तुम सो जाओ। डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दिए, गुड नाइट। तो अगर मैसेज नहीं पास किया तो गुड नाइट, अगर पास कर दिए थे तो गुड मॉर्निंग, अब सही है। डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, तो ऑप्शनल हो जाएगा, दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो हम तो है ही यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? प्रॉपर्टीज को हैंडल कर पाओगे क्या? पेरेंट्स चाइल्ड की तरफ डेटा ट्रांसफर होगा, और इसको अच्छे से कर लेना, नहीं तो कल, अब मतलब जब नेक्स्ट क्लास होगा तो फंसो। ओके, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, काफी है आज के लिए, कोई क्वेश्चन हो तो बोलो।